इस समय हम पहुंचे हुए हैं गांव पलासिया में, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से तकरीबन 4 साढ़े 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेरे साथ जो आप लोग बैठे हुए हैं, उन जो देख रहे हैं, ये बेसिकली इस गांव का एक किसान परिवार है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय किसान किस मुसीबत वाले दौर से गुज़र रहे हैं। हालांकि काफ़ी समय से उनके साथ कई सारी समस्याएं चल रही हैं। इस समय चूँकि कोरोना का काल चल ही रहा है, साथ साथ फसलें बर्बाद हो रही हैं और भी तमाम तरह की परेशानियां जो हैं किसानों को सताए हुए हैं। तो मेरे साथ ये 3 लोग जो देख रहे हैं आप, अभी इनसे बात करेंगे। और हमें लगता है कि कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना, या कहें कि सरकार को इनकी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ 3 लोग हैं। ये जसवंत हैं, ये गब्बू सिंह हैं, और ये राधेश्याम पटेल जी हैं। ये 3 लोगों का परिवार है। ये घर के प्रमुख हैं इस परिवार के। गब्बू सिंह पटेल जी जो हैं वो बुजुर्ग, उनके पुत्र हैं राधेश्याम जी, और राधेश्याम जी के पुत्र हैं यशवंत जी। तो पूरी जो व्यथा इस परिवार की है वो हम इनकी ज़ुबानी ही सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि काफ़ी समय से ये परिवार बहुत आर्थिक परेशानियों को झेल रहा है। फसल बर्बाद होना या खेती में नुकसान होना या आर्थिक मंदी, वो सब तो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन एक नई समस्या इनके साथ में और खड़ी हो चुकी है, जो पिछले 4-5 साल से इनके साथ चल रही है। वो है राधेश्याम जी के स्वास्थ्य को लेके। दरअसल राधेश्याम जी की किडनियों में इन्फेक्शन की वजह से कई दिनों से ये किडनी के इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, और इनका इलाज पिछले 4-5 साल से चल रहा है। तो तमाम परेशानियों के बीच इस बीमारी से जूझता हुआ ये परिवार बहुत तकलीफ़ में है, बहुत पीड़ा में है। हमें जानकारी मिली हमारे मित्र के थ्रू, इसलिए हम इस गांव में पहुंचे हैं और आज इन लोगों से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर किन किन परेशानियों से ये कैसे जूझ रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो घर के मुखिया के हैं या घर के जो बुजुर्ग हैं, गब्बू सिंह पटेल जी, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की समस्याएं या कैसी परेशानियां उनके आसपास अपने घर में वो देख रहे हैं, अपने बच्चों को जूझते हुए देख रहे हैं, और वो सरकार से क्या मांग करते हैं या किस तरीके की मदद की उम्मीद सरकार से लगाते हैं। तो बात करना शुरू करते हैं। गब्बू सिंह पटेल जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। आप बताइए, अपनी अपनी परेशानियों के बारे में बताइए, और ये सब चीज़ें बताइए कि इनकी जो बीमारी है उसके लिए आप कितने परेशान हैं, खेती किसानी में क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए। खेती किसानी तो कुछ भी नहीं है सर, और बीमारी से 4-5 साल हो गए। किडनी दोनों खराब है जी। और 8-9-10 लाख के नीचे है। आप क्या कर सकें उसमें? कोई सुविधा का आस पास नहीं है बिल्कुल भी। जी। आपका जो प्रमुख जो आय का स्रोत है, जो इनकम आपको होती है, जो पैसा आपको आता है, वो खेती किसानी से ही आता है। खेती किसानी से तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, कितनी ज़मीन आपके पास में है? 3-4 एकड़ है। एक ज़्यादा 3-4 एकड़ के आसपास की ज़मीन आपके पास में है। तो इन 4 एकड़ ज़मीन में जो अभी पीछे जो खेती आपने करी होगी या वर्तमान में जो खेती की होगी, इससे कुछ फसलें आई हैं, कुछ पैसा आया है, या ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है? खेती तो बिल्कुल बर्बादी है। सोयाबीन अभी उबीज है, कहीं भी फल दाना बिल्कुल भी नहीं है। बखरनी पड़ेगी यूँ। और आगे की स्थिति, आमदनी जितनी है तो कम से कम 4-5 लाख का साल का खर्च इधर उधर से चलाते हैं गुजारा ये है। हाँ। तो इनके इलाज में जो पैसा लगता है, स्वाभाविक सी बात है कि किडनी का इलाज है, और आजकल इलाज कराना इतना आसान तो है नहीं। तो वो जो पैसा है और आपकी जो आय है, वो सारी की सारी खेती पे निर्भर है, और खेती से कोई आपको आय हो नहीं रही है। बिल्कुल जी। तो किस तरीके से इनके इलाज के लिए आप पैसा जुटाते हैं? आपको कहीं से कर्जा लेना पड़ता होगा, या रिश्तेदारी में या संबंधों से, समाज के लोगों से आपको मदद लेनी पड़ती होगी। तो आप 5 साल से इलाज करा रहे हैं, और हम लगातार देख रहे हैं कि किसान जो है कई सालों से परेशान है। सब रिश्तेदारी से लेते हैं सर, और केसीसी से उठाया 3 लाख। फिर क्या करें अब? इलाज तो कराना है। हाँ, इलाज तो कराना है।
नहीं, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी। इतनी तमाम मुसीबतों के बीच में जब कोई बीमार घर का होता है तो उसको इलाज के लिए कैसी कैसी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। राधे श्याम जी से बात करेंगे, राधे श्याम जी से जानेंगे। राधे श्याम जी, चूँकि अभी आपका इलाज चल ही रहा है, हम देख रहे हैं कि भैया ने बताया जैसे कि हर तीसरे दिन आपको डायलिसिस के लिए जाना होता है, ठीक है, और तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये आपका एक बार में खर्च होता है। और अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेशन करें तो सप्ताह में आपको 3 से 4 बार 5 बार जाना होता है। तो 5 बार जाने का मतलब ये हो गया कि लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास आपका जाने का खर्चा, इलाज का खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता होगा। 20-25 तो उस स्थिति में जब घर में कोई आय नहीं हो रही है, कोई इनकम नहीं है आपके पास, तो इस खर्चे को उठाना बड़ा मुसीबत का काम है। हम समझ सकते हैं उसकी उस दर्द को। तो आप इस स्थिति में क्या, मतलब सरकार से कोई उम्मीद रखते हैं या कहें कि स्थानीय प्रशासन से, जिससे आपको लगता है कि हाँ भाई कोई मदद हमें दी जाए, कुछ ऐसी हमें सहायता की जाए जिससे कि हम कम से कम इस कठिन परिस्थितियों से बाहर आएँ? हाँ, हम ये तो सोचते हैं कि सरकार दे दे तो हम ये कर ले, बाहर से हमको ब्याजमा रुपया नहीं लाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो अभी जो आपका खर्च आता है वह बाज़ार से कर्ज लेकर और इन सब चीज़ों से आप पैसा लेके अपना इलाज कराता है? ये सब लेकर हम दवाखाना में पैसे लगाते हैं अभी तो। अच्छा। ब्याजमा लेकर। ब्याज मान लेकर। हाँ, तो आपने यहाँ पे जो यहाँ के जो स्थानीय जैसे पंचायतें हैं और सरकार की तमाम सारी योजनाएं हैं जो इलाज में और सरकारी अस्पतालों में उनमें उपलब्ध कराई जाती है, ऐसी किसी योजना का लाभ आपको मिला है या आपने कोशिश की है कि किसी योजना से आपको थोड़ी सी आर्थिक मदद या कुछ थोड़ी सी इलाज की मदद आपको मिल सके? ऐसा कुछ प्रयास आपने किया है कभी पहले? हाँ, ये प्रयास किया था पर पैसे कुछ भी नहीं मिले। उसमें मिले नहीं मिले। ये प्रयास कहाँ पे किया था आपने? ये यहाँ पंचायत में। पंचायत में? हाँ, आवेदन वगैरह दिया? आवेदन वगैरह दिया था। अच्छा। डॉक्टर के सब फीस लेके कागज ना लेके दिए थे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ उससे मदद नहीं मिली? मदद नहीं मिली। चलिए, हम जसवंत से जानते हैं। जो जसवंत सबसे छोटे हैं इस परिवार में और अभी जिम्मेदारी जसवंत के ऊपर सबसे ज़्यादा है। जब हम यहाँ इस घर में प्रवेश कर रहे थे तब हमने देखा कि जसवंत भैंसों के साथ बैठ के उनका दूध निकाल रहे थे। तो जसवंत, वैसे तो बड़ा कठिन समय है आपके लिए और जिम्मेदारी भी बहुत है, तो कैसे आप, दादाजी हैं, पिताजी इस हालत में हैं और खेती किसानी का हम बाबूजी ने बताया, दादाजी ने भी बताया कि इतना कोई आय है नहीं, तो कितनी परेशानियां आपको खुद को भी आ रही हैं, ज़रा थोड़ा सा बताइए आप। सर, मेरे को क्या है, इनको भी संभालना, इधर उधर रिश्तेदारी में भी जाना आना रहता है, हॉस्पिटल में उनको दिखाने हर बार लेके जाना, पैसे की व्यवस्था करना, ब्याज में भी मतलब कोई हर बार मिलता भी नहीं है टाइम पे। क्यों कि अगर अपने पास इनकम रहती है तो ब्याज में पैसे भी मिलते हैं, बहुत समस्या आती है। मैंने एक बार अपने वो जो मुख्यमंत्री राहत कोष से एक बार बात करी थी, उसमें सरपंच साहब से, तो उन्होंने बोला कि वहाँ से लिखा के लाओ, वहाँ से लिखा के लाओ। अब मैं अकेला कहाँ पे जाऊँ? जी, बात सही बात। तो मैं जा नहीं पा सकता। इधर मम्मी पापा परिवार इनको भी देखना जरूरी है, नहीं तो अब ये क्या, दादाजी तो बुजुर्ग हो गए, करेगा कौन? सही बात। तो मैं अकेले कोई लोड, अब इनको अभी हर तीसरे दिन डायलिसिस तो होती ही होती है, उसके बाद तबीयत भी खराब हो जाती है, तो जो हमारे मेन डॉक्टर है रियाज सर, उनको भी दिखाना भी पड़ता है। और वहाँ पे क्या, डायलिसिस में 12 से 4 बजे तक तो डायलिसिस चलती, 4 घंटे। अब बीच में फिर दूसरे दिन वापस हॉस्पिटल भी जाना, फिर घर का भी संभालना पड़ता है। तो उतना खेती में हमें अकेला करूँ क्या? 2-3 साल, अभी इस साल तो, पिछले साल ठंड में जल गए, तीसरे साल भी बारिश ज़्यादा हुई थी तो सोयाबीन हुई नहीं, इस साल तो सोयाबीन है ही नहीं। अब मैं मतलब इस खेती में क्या चलाऊँ? नहीं, तो हम जैसे अभी देख पा रहे हैं कि अभी दीपावली का समय नज़दीक आ रहा है और इस समय ख़ासतौर पे मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की फसल लगभग पक्के तैयार हो जाती है और किसान उसको बेच के अपनी सारी व्यवस्थाएं, या यूं कहें कि अगले 1 साल की व्यवस्था किसान जुटा लेता है। तो अब इस स्थिति में बाबूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दादाजी उस स्थिति में नहीं है कि कुछ मदद कर पाएंगे, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको क्या लग रहा है, अगला साल जो पहाड़ की तरह आपके सर पे खड़ा हुआ है, तमाम सारी जिम्मेदारी जवाबदारी और आर्थिक जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ, आप उससे लड़ने के लिए कैसे तैयार हैं
और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं लड़ पाएंगे इन चीज़ों से या बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो क्या उम्मीद आप लगा के बैठे हैं? सरकार से कोई मदद मिले, सामाजिक संस्थाएं कोई आपकी मदद करें, या कोई ऐसी व्यवस्था आपके लिए की जाए जिससे कि बाबूजी का इलाज की मदद हो सके, और कुछ थोड़ी ऐसी मदद मिले तो 7 लोगों का जो ये परिवार है कम से कम ये थोड़ा सा एक सामान्य जीवन जीने की स्थिति में आ सके? तो कैसा आप इस चीज़ को लेकर कैसा उम्मीद लगा के बैठेंगे, कहाँ से कुछ मदद मिल सकती है आपको? सर, स्थिति बहुत समय भी बहुत ख़राब आने वाला है जैसी स्थिति चल रही है, पर मैं चाहता हूं कि अगर कुछ या तो सरकार से या कुछ संस्था या कोई भी हो जो अपनी मदद कर दे तो कम से कम इनका इलाज हो जाए जी, और मेरे को थोड़ा सा घर परिवार दादाजी को देखने में सहूलियत होगी। बहुत सहूलियत हो जाएगी। ये तो प्रस्त है बिल्कुल। आप तो फिर प्रस्त है, कहीं भी मदद नहीं मिले तो कुछ भी नहीं आगे तो कुछ होना ही नहीं। मतलब अगर इस स्थिति में चलेंगे तो ब्याज पैसे भी कब तक, साहूकार भी कब तक देंगे? जी जी, मतलब थोड़े दिन तो अपन चलो इधर से उधर से मैंने किसी से ले लिए, साहूकार से ले लिए, दूसरे से ले लिए, तीसरे से ले लिए, उनको देना भी तो है। सही बात है। वो वापस एक बार दे देंगे तो दूसरी बार थोड़ी देंगे, उनको मालूम है कि कहाँ से देगा। मतलब इनकम तो हो ही नहीं रही है, सिर्फ देना ही देना है। तो अगर कुछ सुविधा मिल जाए तो कम से कम इनका इलाज हाँ बिल्कुल सही है। थोड़ा सरकारी आगे मदद तक या आगे कुछ ऐसी हाँ मदद हाँ मिल जाए कुछ जिससे- मदद मिल जाए तो थोड़ा आगे तक इनका इलाज चलता रहे। नहीं तो इतना समय तक इलाज करवाना, बार बार ले जाना हॉस्पिटल में बहुत। और अभी हॉस्पिटल में भी हर चीज़ महंगी मिल रही है कोरोना की वजह से। दवाई गोली, यहाँ तक दवाई गोली भी पहले तो सस्ती थी, अब वो भी बहुत डबल रेट। डॉक्टरों ने फीस भी पहले 300-400 रुपये फीस थी, अब 1000 रुपये ले बढ़ा दी। मेडिकल का खर्चा आपका मेडिकल भी, दुगना हो गया हाँ, है। कोरोना डीजल की वजह पेट्रोल से- यहाँ से जाने में भी खर्चा डबल लगता है। बस पहले बस में चलो कि आज नहीं यार, आज नहीं जा पाएंगे, पेट्रोल नहीं, तो बस में बैठ जाते थे 10-20 रुपये में। अब मगर आज इंदौर जाते तो 100 रुपये में तो होता ही नहीं, गाड़ी में भी 100-200 रुपये तो यूँ ही नॉर्मल बात हो जाती है। अब मतलब इतना पैसा लगाना बहुत स्थिति, अगर ऐसा कुछ हो जाए, सरकार कुछ राहत दे दे या। और हमारे यहाँ दूसरी चीज़ एक, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में बैंक में पैसे भी थोड़ा, अच्छा, अभी आप बता रहे थे, हम उस पर भी बात करेंगे, अभी आपके पास आएंगे। जैसा अभी बाबूजी हमें बता रहे थे, आप चूँकि युवा हैं घर के, और बाबूजी से जानकारी हम ले रहे थे कि बाबूजी ने बताया कि 5 से 6 साल पिताजी के बीमारी को हो गया है। तो इस बीमारी की वजह से चूँकि पिताजी अस्वस्थ थे तो जिम्मेदारियां आपके ऊपर आई, आपने जिम्मेदारियां उठाई। इस वजह से आपको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, और पढ़ाई छोड़ के आपने बाबूजी को भी संभाला, खेती किसानी भी संभाली। तो हम मोटा मोटा आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे 5 साल इलाज का, और उससे पहले कब से आप इस परेशानी से जो है जूझ रहे थे कि बाबूजी का इलाज के साथ साथ खेती किसानी भी संभालना है, इनको भी संभालना है, ये सब चीज़ें आपको संभालना है? कितना समय इसमें मोटा मोटा आपको हो गया है सब करते करते? मेरे को सर कम से कम 5 से 7 साल हो गए इसमें, 7 साल हो गए। मैं इनको पहले भी, हम करने वाले कोई थे नहीं, इनकी तबीयत ख़राब रहती थी तो मैं इनको हॉस्पिटल में ले जाता, फिर इधर खेती भी देखना पड़ती है। अब इधर इनको ले जाऊं कि खेती संभालूं, दोनों काम तो एक साथ में हो नहीं सकते। सही बात है। फिर इधर उधर भी दूसरे भी काम रहते हैं। अब मान लो आज खाद नहीं मिल रहा तो लाइन में लगना पड़ता है, बहुत समस्या रहती है सर सारी। नहीं तो ये फसल का जो नुकसान की जो बात है, तो ये तो एक बड़े पैमाने पे अगर हम देखें मध्य प्रदेश के अंदर, तो तमाम ज़िले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहाँ पे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। सांवेर में ही हम देखें तो सांवेर में बहुत जगह फसल बर्बाद हुई है। लेकिन सरकार जैसे कह रही है कि सरकार ने जो है बीमा जो है फसलों का करवाना शुरू किया है, और कुछ हद तक मुआवजा देने की सरकार बात भी कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ दे पाएंगे। तो जो पहले, जैसे आप, ये पहली मर्तबा तो ऐसा हुआ नहीं है कि फसल ख़राब हुई है, इससे पहले भी फसल में नुकसान हुआ है और खेती में भी नुकसान हुआ है। तो इससे पहले भी आपको सरकार की तरफ से कोई मदद या मुआवजा ऐसा मिला है जिससे आपको ये लग सके कि हाँ चलिए थोड़ी राहत हमको मिली हो? सर बीमा राशि एक बार पहले 1-2 बार मिली थी, पर उसमें क्या है, हमारे गांव के जो सोसाइटी के जो गांव अध्यक्ष वो है मेन कार्यकर्ता, उन्होंने सारा पैसा निकाल लेते थे, उस रसीद कुछ देते नहीं हमको। अच्छा, कि हाँ हम जमा कर रहे हैं, आप इलाज करवाओ, हम कर देंगे। एक मिनट मैं यहाँ रोकना चाहूँगा का मतलब आप ये कह रहे हैं जो सरकार की तरफ से आपको मदद मिली थी ये सोसाइटीज़ के थ्रू, जो कॉर्पोरेट सोसाइटी जो बनाई गई हैं किसानों को लोन देने के लिए और दूसरी सुविधाओं के लिए, उसमें जो पैसा आपके लिए आया था वो पैसा आपको मिला ही नहीं? हाँ, वो पैसा नहीं मिला। हाँ, ये थोड़ा बताइए इसमें क्या हुआ आपके साथ, किस तरीके का हुआ ये? ये जो हमारे सोसाइटी के जो है
श्याम पटेल, उनने क्या करते हो कि जैसे ये शाम क्या है, सोसाइटी में मैनेजर है सोसाइटी में? ठीक, सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी, वो पैसे बोलते थे कि हाँ मैं निकाल कर दूंगा, वो पलटा करने के लिए वो निकाल लेते और उन बस बोलते थे कि मैं पर्ची से आपको रसीद दे दूंगा। रसीद आज तक कुछ दी नहीं और वो सिर्फ 60,000 रुपये बताते बताते वो अभी जांच हुई तो उसमें हमारे 5 लाख रुपए निकले। अब वो अभी बोल रहे थे कि आप पैसे जमा कराओ तब खाद मिलेगा। अब कहाँ से करूँ मैं 5 लाख रुपए? अपने पहले तो इलाज में तो पूर्ति नहीं हो रही। नहीं, तो आपने जैसे अभी बातचीत करने से पहले आपने मुझे बताया था कि आपने कुछ पैसा 1,25,000 के आसपास, जो किस तरीके से वो कैसे जुटाया था पैसा आपने? वो पैसे मैंने क्या हुआ, मेरी मम्मी की रकम कम थी वो बेची और अपने यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग पैसे गुल्लक में डाल के इकट्ठा करते थे। वो सारे फोड़ फाड़ के उनने बोला कि इसका पैसा जमा करना ही पड़ रहा है, जमा करना अपने को बल्टी करानी है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं करता हूँ। अब मैंने 1,25,000 रुपये जमा करके सारी रकम बेच के सारे 1-1 रुपये घर से इकट्ठा किया। उनने वो बैंक में जमा किया। फिर वो बोले कि वो पैसे निकालने, वो पैसे निकाल लिए। फिर मैं जैसे ही घर आया और वो मेरे पीछे गाड़ी लेके आ गए कि वो पैसे तो मेरे को पलटा कराना, वो पैसे वापस चाहिए। अब वो पैसे उनने ले लिए और मैंने जब गया मैं उनके पास वापस, तो क्योंकि वो तो जमा कर दिए मैं आपको 1-2 दिन में करता हूँ। फिर हमने बोला चलो एक काम करो, आप ये रसीद दो हमको, तो क्योंकि मैं रसीद दे दूँगा। वो रसीद ना तो अभी तक रसीद दी और अभी वो जाँच हुई तो वो पैसे जमा निकले ही नहीं। अच्छा, अब अधिकारी वो बोल रहे हैं कि आप रसीद दिखाओ तो हम आपको आपके पैसे मिल, तो आगे केस लगेगा। अब मैं इनके इलाज में सुबह जाता हूँ तो शाम को आता हूँ, अब वो रसीद मिल नहीं पाई। अब मैं कहाँ से सर रसीद लेके आऊँ? मैं दरअसल यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि किसानों की मदद के लिए या कहें समय समय पे किसानों की ज़रूरत के लिए जो एक व्यवस्था बनाई गई है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो हर गांव में या 5 से 10 गांवों को मिला के एक बैंक बनाई जाती है, जिसमें किसानों को खाद बीज से संबंधित या कहें फसल से ज़रूरत की चीज़ें लोन के थ्रू मार्फत प्रोवाइड की जाती है। उसमें कुछ पैसा किसान को सरकार लोन के रूप में देती है, जो समय समय पे किसान को चुकाना पड़ता है। उसमें कुछ रियायत सरकार ज़रूर देती है। तो जैसा जसवंत बता रहे थे कि जसवंत ने 1,25,000 रुपये अपनी पत्नी का और माताजी का सारे गहने या रकम बेच के कलेक्ट करके और बच्चों की गुल्लकों को फोड़ के वो पैसा जमा किया। हुआ पैसा उन्होंने सोसाइटी में जमा कराया सिर्फ इसलिए कि उनको सोसाइटी से क्लियरेंस मिल जाएगा और उसके तुरंत बाद जो पैसा वो जमा करा रहे हैं वो पैसा उनको वापस अपनी खेती किसानी के लिए और ज़रूरत के लिए मिल जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत, जैसा जसवंत जी ने बताया है कि शाम कोई मैनेजर है वहाँ पे या सेक्रेटरी हैं जिन्होंने इनसे दस्तखत करवा के पैसे जमा करवाए हैं और उसके तुरंत बाद दस्तखत करके पैसा निकाल लिया गया है और वो पैसा इनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। बावजूद पैसे नहीं मिलने के, जब कमलनाथ की सरकार ने मुआवजे की घोषणा की और किसानों को बोला गया कि 2-2 लाख रुपए आप मुआवजा लीजिए, उस दौरान जसवंत जब सोसाइटी में गए, सोसाइटी में उन्होंने मुआवजे की मांग की, तब इनको ये पता चला कि 5 लाख रुपए इनके ऊपर कर्जा है। जबकि गौर करने वाली बात है, जबकि 1,25,000 रुपये ये अपने घर के मतलब पत्नी और माताजी के गहनों को बेचकर, बच्चों की गुल्लक को फोड़कर, इतनी परेशानियों के बावजूद जमा करा चुके थे। अब समझिएगा दोस्तों इस बात को, देश में जो किसानों की आत्महत्या जो बढ़ रही है, किसानों की तकलीफ़ें जो बढ़ रही है, आंदोलन जो बढ़ रहे हैं, वो इन सब परेशानियों के कारण ही खड़े हो रहे हैं। गौर करने वाली बात है। मैं यहाँ पे सरकार का और स्थानीय प्रशासन का ध्यान इस तरफ केंद्रित कराना चाहूँगा कि एक युवा किसान जो बीच में पढ़ाई छोड़ के अस्वस्थ पिताजी की इलाज के लिए और दादाजी के लिए और घर की व्यवस्थाओं के लिए तमाम परेशानियों से जूझ रहा हो, उस किसान के साथ इतना बड़ा धोखा होना। 1,25,000 रुपये जमा कराने के बावजूद मुआवजा राशि के लिए जब इन्होंने वहाँ पे आवेदन दिया या कहें वहाँ पे जाके संपर्क किया तो अधिकारियों ने 5 लाख रुपए का कर्जा जसवंत के ऊपर निकाला है। समझेगा इस बात को, ये कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा स्कैम है। और जसवंत जैसे कई किसान इस गांव में या कहें इस आसपास के 7 से 8 गाँव में हैं जो इन सोसाइटियों को पैसा जमा कराते हैं। अभी हमें जानकारी मिली है कि तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए का ये स्कैम है जो सोसाइटी के मार्फत हुआ है और जो शाम जो मैनेजर जिनको बताया जा रहा है वो शायद इस समय अभी हवालात में भी हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले को हम तो कहेंगे कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इस बुरे दौर में ऐसी धोखाधड़ी के बावजूद आज किसान परेशानी से अपने घर को, अपने परिवार को चला रहा है। इनको हर तरीके की मदद सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। हमारा यही प्रयास रहेगा। हम एक बार फिर इन तीनों लोगों से बात करके और अपनी बात ख़त्म करेंगे। ख़ासतौर पर जसवंत से बात करेंगे कि जसवंत को कौन सी ऐसी मदद जो तुरंत मिल सकती हो सरकार की तरफ से या स्थानीय किसी नेता की तरफ से या किसी और संगठन से, जो इनकी स्थिति को थोड़ा बेहतर बनाए। हम एक बार जसवंत से फिर बात करते हैं। जसवंत, बताइए क्या मतलब आपको तुरंत कैसी मदद चाहिए जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है? सर मेरे को दो प्रकार की दो मदद अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो इनका इलाज हो जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और बैंक से बार बार वो परेशान करते हैं, जब मिलते हैं कि पैसे जमा कराओ। अब इतने पैसे, मेरी स्थिति नहीं कि मैं 5 लाख रुपए भी जमा करवा सकूँ। तो ये दोनों अगर एक तो वो सुधार हो जाए और एक इनके इलाज का पैसा मिल जाए तो बहुत सरकार का मैं आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ठीक है बुरा वक्त है, हम देख रहे हैं सारी स्थिति, हमने घर को भी देखा, आंगन भी देखा, सारी चीज़ें देखी हैं, सारी व्यवस्थाएं देखी हैं। वाकई में हम समझ सकते हैं आप बहुत तकलीफ़ में हैं। हम हमारे माध्यम से या कहें कि और भी माध्यम से बस इतना ही करना चाहेंगे कि भाई आपकी ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपकी ये परेशानी ऐसे तमाम किसान या कहें ऐसे तमाम लोग जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके साथ धोखा भी होता है, उनको उनकी फसल का दाम भी नहीं मिलता है, बल्कि फसल ख़राब भी हो रही हैं। तो आपसे बस मैं एक आखिरी आपकी बात जानना चाहूँगा कि आप या ये बताएँ कि सरकार किस तरीके से या कैसे आपकी मदद करे जिससे कि थोड़ी सी आपको सहूलियत हो। देखो, अभी बिल्कुल जल्दी से जल्दी सहूलत कहीं भी सरकार तरफ से हो जाए तो हम कुछ राहत मिल सके। वो अब और क्या राहत, गेहूँ बोने के बीज बीज सब बिल्कुल बेकाम हो रहे हैं इस टाइम। हाँ जी, और आपसे भी जानना चाहेंगे कि चूँकि स्वास्थ्य अभी ठीक चल नहीं रहा है, आपको हर दूसरे दिन डायलिसिस के लिए जाना होता है, तो बिल्कुल सबसे ज़रूरी मदद जो आपको मेरे हिसाब से लगता है अभी, तो आपको स्वास्थ्य से संबंधी कुछ सुविधाएं या कुछ साधन आपके लिए ऐसे उपलब्ध कराने चाहिए जिससे कि आपका बेहतर इलाज, और या ये कहें कि कुछ इलाज मुफ्त में आपका शुरू हो, ताकि आप ये जो एक आर्थिक जो बर्डन आपके ऊपर या वज़न जो आ रहा है इससे कम से कम बाहर आए। जसवंत के लिए आसानी होगी, क्योंकि इस बुरी स्थिति में इतना पैसा जुटा पाना और बीमारी के साथ साथ घर के परिवार के दूसरे सदस्यों का भी ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है। तो आप भी थोड़ा सा बोलिए कि क्या सरकार से आप चाहते हैं कि किस तरीके की मदद दी जाए ताकि ये परिवार थोड़ा सा स्टेबल हो सके, स्थिर हो सके। यही मदद मिल जाए, अगर बीमारी इलाज सही साथ हो जाए और ये हर जगह हो जाए तो फिर हम इतना ये नहीं रहेंगे। बीमारी बहुत ज़्यादा, तीसरे दिन इलाज चल रहा है, डायलिसिस चल रही है, तो इसका इलाज हो जाए बहुत आराम हो जाएगा फिर इतना। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से ये परिवार जो है भयंकर परेशानियों से घिरा हुआ है, और आए दिन हम लोग तमाम आंकड़े और तमाम कहें कि सोर्सेस के थ्रू जो फिगर्स आते हैं वो देखते रहते हैं। फ़लाने किसान ने सुसाइड किया, फ़लाने किसान ने परेशानी के कारण झड़प की, या फ़लाने किसान को ये सब चीज़ें हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने अभी रखी हैं और इस परिवार ने रखी है, दरअसल इन सब चीज़ों की शुरुआत ऐसे ही होती है। आप समझिए इस बात को कि जिस किसान परिवार ने एक छोटी सी ज़मीन के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू की हो, उस किसान के साथ इतना बड़ा धोखा हो, उसके पैसे गबन कर लिए जाएं, उल्टा उसके ऊपर कर्ज निकाल दिया जाए, तो उस किसान के लिए ये सब चुका पाना या जुटा पाना कितना मुश्किल होगा। और ख़ास तौर पे उस दौर में जब फसलें बर्बाद हो रही हैं, जब फसलें नष्ट हो चुकी हैं पूरी तरह से, कोई व्यवस्था दूसरी है नहीं, कोई सोर्सेस नहीं है, ना ही कोई परिवार में इनकम का दूसरा जरिया है। दूध का व्यवसाय इतना अच्छा चलता नहीं है, गाँव शहर से गाँव दूरी पे है, डिस्टेंस भी काफ़ी है, और भी तमाम परेशानियां हैं जो इनके साथ साथ कई सारे किसानों को होती हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप मतलब सरकार से, और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे आज अभी थोड़ी देर बाद या जब भी ये वीडियो लाइव होगा, जहाँ भी होगा, तो जो भी लोग इनकी मदद करना चाहते हैं या इन जैसे और जो लोग हैं जिनके साथ इस तरीके की परेशानियां हैं, मदद करना चाहते हैं, कृपया वो लोग आगे आएँ, इनकी मदद करें। देश में ऐसे तमाम लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। आपकी थोड़ी सी मदद से
एक परिवार खड़ा हो सकता है, एक परिवार चल सकता है। अदरवाइज़ बहुत आसान होता है एयर कंडीशनर कमरे में बैठ के किसी भी किसान की आत्महत्या पे 4 बातें करना या सरकार को घेरना, वो सबसे आसान तरीका होता है। अगर वाकई में आप किसान की मदद करना चाहते हैं, किसी परिवार की मदद करना चाहते हैं, तो खड़े उठिए और उस परिवार की मदद के लिए आगे आइए। उस परिवार को आर्थिक और या कहें कि स्वास्थ्य संबंधित कोई मदद आप करा सकते हैं तो उसकी व्यवस्था जुटाइए। इतना ही कह के मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। आपने समय दिया हमसे बात करने के लिए। और हमारे मित्र हैं मुन्ना लाल चौधरी, जिन्होंने हमको ख़ास तौर पे ये समस्या बताई। वो भी इस गांव के एक जागरूक नागरिक हैं। उन्होंने हमें इतनी दूर फ़ोन करके ये बात बताई कि यार एक किसान है हमारे गांव में जो बहुत परेशानी में है, तकलीफ़ में है, आप उनसे आकर बात कीजिए, उनकी समस्याएं सुनिए, शायद कुछ रास्ता निकल आए। इनके फ़ोन आने के बाद ही हमने योजना बना के यहाँ पे आके इनसे बात करनी चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है कि इनको जल्द से जल्द कोई आर्थिक मदद या कोई मदद मिले। आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी यही विनती है कि मैं इनका नंबर शेयर करूँगा, इनका अकाउंट नंबर शेयर करूँगा, इनके सारी डिटेल शेयर करूँगा। जो जहाँ जैसे इस परिवार की मदद कर सकता है कृपया करके मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुन्ना लाल जी का, मित्र सुनील का और बाकी लोगों का भी धन्यवाद।